हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉलिडवर्क्स के अंदर फोटो व्यू 360 और रेंडर टूल्स को कैसे बेटर तरीके से यूज़ किया जाए, ताकि इन टूल्स का यूज़ करके आप एक बेटर क्वालिटी का इमेज जनरेट कर सकें। हालांकि सॉलिडवर्क्स के अंदर फोटो व्यू 360 के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक व्हील का एक डिज़ाइन दिया हुआ है जिसमें से एक टायर भी लगा हुआ है और एक रिम लगा हुआ है ना। बेसिकली ये बुलेट का व्हील है और जिसके अंदर एक डिस्क ब्रेक भी मैंने डिज़ाइन कर रखा है। तो इसका हम एक परफेक्ट इमेज जनरेट करेंगे, जिससे कि हमें देखने में लगे कि ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग के बाद कैसा दिखेगा। तो इसके ऊपर मैंने मटेरियल की क्वालिटी, जैसे इसके ऊपर मैंने रबड़ की क्वालिटी लगा दी है मटेरियल, इसके ऊपर मैंने क्रोम का प्लेटिंग कर रखा है और इसके ऊपर भी मैंने क्रोम का प्लेटिंग कर रखा है डिस्क के ऊपर। और यहाँ पे इसके स्पाइक्स यहाँ पे लगा रखे हैं, है ना। और इसके एंड पे ब्रास का जो एक स्पाइक का होल्डर लगा रहता है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेटिंग्स कर रखी है। और इसको कैसे करना है तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसके ऊपर भी आपको मटेरियल लगाना है या कलर लगाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको उस बॉडी के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन में जाना है अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ से किसके ऊपर लगाना है, फेस पे लगाना है, बॉडी पे लगाना है। तो मुझे इस कंप्लीट बॉडी पे लगाना है, तो हम बॉडी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक विंडो खुल के आ जाएगा और यहाँ से आपको उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा टेक्सचर आपको लगाना है, कौन सा मटेरियल का टेक्सचर। जैसे रबड़ के अंदर मुझे लगाना है मैट रबड़ लगाना है, या ग्लॉसी रबड़ लगाना है, या ये वाला कोई रबड़ लगाना है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ से उन बॉडीज़ को सेलेक्ट कर लोगे आप और इसको ओके कर लोगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे ही करके सारे बॉडीज़ के ऊपर हम लोग ऐसे क्लिक करके और यहाँ से अपीयरेंस पे जाएंगे और यहाँ से जैसे मुझे इस वाले बॉडी के ऊपर करना है तो बॉडी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमने असेंबली के ऊपर खोल रखा है तो इसलिए यहाँ पे अलग से बॉडी आ रही है, तो बॉडी हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको दूसरा ऑप्शन, मतलब जो भी इसके अंदर आपको मटेरियल लगाना है वो आप मटेरियल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों देखो, एक एक करके आपको सारा मटेरियल अपने हिसाब से पहले चूज़ करना पड़ेगा कि जो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग के बाद दिखेगा कैसा। तो इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जब भी आप मटेरियल उसके ऊपर लगाओ, गूगल के ऊपर एक बार सर्च करके देख लो जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो एक्चुअल में रियल में दिखते कैसे हैं। तो उस हिसाब से आप मटेरियल और उसका टेक्सचर डिसाइड करना और कलर वगैरह उसका उस हिसाब से डिसाइड करना, ठीक है। इतना करने के बाद से अभी हमें क्या करना है कि आपको सॉलिडवर्क्स एडिंस ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फोटो व्यू 360। इस ऑप्शन को एनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक रेंडर टूल खुल के आ जाता है, रेंडर टूल। तो वो रेंडर टूल के अंदर कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अपीयरेंस, और अपीयरेंस के अंदर भी सीन आ जाएगा। तो अपीयरेंस वगैरह जैसे इसके ऊपर आपने मटेरियल लगाया जो हमने यहाँ से सेलेक्ट करके किया था, वही सेम काम यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सीन में आपका पीछे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, वो काम यहाँ से भी कर सकते हो, वो काम यहाँ से भी कर सकते हो आप। यहाँ से हम अपीयरेंस को मिनिमाइज़ कर देंगे, सीन में जाएंगे और यहाँ पे बेसिक सीन लगाना है, स्टूडियो सीन लगाना है, क्या लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके वो पीछे का बैकग्राउंड सीन हमारा चेंज होता जाएगा, जिस तरीके का आपको सीन लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मुझे मैंने फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा सीन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है और ये बॉडी का जूम इन जूम आउट रेशियो है वो इतना होना चाहिए कि मैक्सिमम एरिया ये आपका बॉडी कवर करे स्क्रीन का। ऐसा ना हो कि आपने इसको इस पोजीशन पर रख दिया और इतने पे ही रेंडरिंग कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि ये बाकी का एरिया हमारा रेंडर हो जाएगा और ये वाला एरिया बहुत छोटा दिखेगा हमारा, यानी ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा दिखेगा, जिससे एक अच्छा इमेज और क्लियर इमेज जनरेट नहीं होगा और डिटेल व्यू नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको जूम करके मैक्सिमम पोजीशन में इसको रखना है ताकि हमारा बॉडी मैक्सिमम लोकेशन पे हमारा दिख सके, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखो दोस्तों, इतना कर लिया हमने। देन इसके बाद से क्या करना है आपको कि पीछे का सीन आपने भी जनरेट कर लिया, ठीक है। पीछे का सीन अगर आप कोई और चाहते हो तो यहाँ से
पीछे का सीन आप अपना चेंज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले लो, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑप्शंस का, जो सेटिंग्स का है, बेसिकली रेंडर टूल की सेटिंग्स है। मतलब कि जो इमेज बनाने वाले हो दोस्तों, वो किस क्वालिटी का होगा, किस प्रॉपर्टी का होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सारी चीज़ें कर ले तो कलर भी और टेक्सचर और पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से डिसाइड करके दे दिया आपने, लेकिन बॉडी जो है हमारी, क्या बोलते हैं, बॉडी अगर हमारी सही प्रॉपर्टीज सेट नहीं की गई हैं, सभी सारे ऑप्शंस जो हैं आपके सही तरीके से आपने सेट नहीं किए हैं, तो बॉडी का जो इमेज होगा रेंडरिंग करने के बाद जो फाइनल इमेज जनरेट होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहला एक ऑप्शन आता है कि आउटपुट इमेज साइज़ क्या होगा। तो यहाँ से देखो सबसे मतलब क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस साइज़ का आपको इमेज चाहिए, यानी फ़ोटो जो है किस साइज़ का चाहिए। तो रिजोल्यूशन उसका क्या होना चाहिए, जैसे HD, फुल HD, है ना। तो और क्या क्या रेशियो है, जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टल लोकेशन में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस केसेस में आप ना 16:9 का आप साइज सेलेक्ट करना है। चाहे आप इस क्वालिटी का सेट कर लो, चाहे इस क्वालिटी का सेट कर लो, चाहे फुल HD क्वालिटी का सेट कर लो। अगर आपका एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट है जो पोर्ट्रेट मोड में भी आ जाएगा, है ना, यानी 1:1 के लोकेशन रेशियो में भी आ जाएगा, यानी 5:4 के रेशियो में भी आ जाएगा, तो आपको 5:4 का सेलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर 4:3 का भी आप कर सकते हो। अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टली ये छोटा है, वर्टिकली थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा कम है, वर्टिकली थोड़ा सा बड़ा है, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से कहाँ पे लोकेशन पे सेव करना है ना, तो यहाँ पे लोकेशन भी हम सेव कर देंगे। देखो एक चीज़ और है, जैसे मान लो कि आप इस रिजोल्यूशन का नहीं चाहते हो, आप अपना कुछ कस्टम रिजोल्यूशन चाहते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन को अनटिक करोगे, अनचेक करोगे और यहाँ से रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टली आपका 1280 का लोकेशन हो और वर्टिकली 1024 का लोकेशन हो, तो लेकिन वर्टिकली भी आपको 1280 का ही लोकेशन चाहिए, तो यहाँ पे 1280 डाल सकते हो, लेकिन इसको अनचेक करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा रिजोल्यूशन बढ़ाना तो ये वाला रिजोल्यूशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें हमें 15:9 का नहीं आ रहा है लोकेशन, तो यहाँ से हम लोग और वो इसका रेशियो अनचेक करके बढ़ा सकते हैं। ऐसे मान लो 1280 का कर लिया हमने इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किस लोकेशन में सेव करना है वो आप लोकेशन डिसाइड करोगे। देन यहाँ पे रेंडर क्वालिटी, देखो रेंडर क्वालिटी में जो फाइनल रेंडर होगा उसकी क्या क्वालिटी होगी। तो यहाँ पे ना दो तरीके के रेंडर होते हैं। एक तो प्रीव्यू दिखेगा, जब आप रेंडरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फाइनल रेंडर वाला ये वाला ऑप्शन, तो पहले प्रीव्यू दिखेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा बनने वाला है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है प्रीव्यू में कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। फाइनल से हमें मतलब है, तो आप इसको ना मिनिमम ही रखो। अगर इसको मैक्सिमम कर दोगे तो आपका सिस्टम ज़्यादा मेमोरी खाएगा और रेंडरिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसको आप केवल गुड वाले ऑप्शन, यानी मिनिमम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रखो, गुड वाले पे। फाइनल रेंडर जो होना चाहिए ना, वो बेस्ट या मैक्सिमम होना चाहिए। देखो जितना अच्छी क्वालिटी लोगे ना, उतना ज़्यादा रेंडरिंग में टाइम लगता है। अगर आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्राफिक कार्ड अच्छे हैं, ज़्यादा मेमोरी के ग्राफिक कार्ड है, अच्छा रैम है, अच्छा प्रोसेसर है, तो उस केसेस में बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ लो है तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो फिलहाल के लिए मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, जैसा कि गामा। तो ये गामा क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है होता है कि गामा क्या होता है। तो देखो गामा जो होता है ना, इमेज के जो एरिया है उनकी ब्राइटनेस को एनहेंस करता है। कि जैसे मान लो कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हो, यहाँ पे इस लोकेशन पे डार्कनेस आ रही है ना, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि इस एरिया में ब्राइटनेस इसको इंक्रीज़ किया है। तो गामा वाला ऑप्शन जो है, जितना हम बढ़ाएंगे गामा वैल्यू, उतना ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जितना कम कर देंगे ब्राइटनेस उसकी उतनी कम होती जाएगी। तो 1.6 एक जेन्युइन एक मॉडरेट वैल्यू होती है जो हम यूज़ करते हैं, यानी 1.6 से लेके 2.5 तक इसको ले सकते हो आप। एज़ पर एक्सपीरियंस, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इतने पे एक अच्छी ब्राइटनेस हमें दिख जाती है। तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लेने से भी इमेज विजिबल नहीं होता है, उनका डिटेल व्यू अच्छे से नहीं आ पाता है। तो 1.6 से 2.5 तक आप ले सकते हो। ब्लूम क्या होता है, देखो ब्लूमिंग जो होती है ना, कि एक ऑब्जेक्ट
कोई है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है ना, कई सारे पार्ट बने हुए हैं उसके अंदर के ऑब्जेक्ट में, और वो दोनों आसपास हैं लेकिन एक लोकेशन पे ब्राइटनेस है, एक लोकेशन पे डार्कनेस है। ठीक है, तो ब्लूमिंग जो होता है ना, वो दोनों के लोकेशन को सेम व्यू में यानी सेम ब्राइटनेस में मर्ज करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना यहाँ पे टिक करके यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी ब्लूम सेट पॉइंट। देखो, जितना ये सेट पॉइंट बढ़ेगा वो उतना डार्क होता जाएगा। ठीक है, जितना घटेगा उतना ब्राइट होता जाएगा, उल्टा है इसके केस में। ठीक है, तो जितना आप इसको कम करोगे ब्राइटनेस जो है हमारी बढ़ेगी, जितना बढ़ाओगे ब्राइटनेस घटेगी, यानी डार्कनेस बढ़ेगा। ठीक है, ब्लूम एक्सटेंट क्या होता है, ये बताता है कि किस लोकेशन से लाइट इम्पैक्ट हो रही है, यानी किस लोकेशन से ब्लूमिंग आ रही है ना। मतलब जो लाइट ब्लूम वाली लाइट जो है कितने डिस्टेंस, जैसे मान लो कि मैंने 5 डाल दिया तो 5 एरिया हमारा कवर होगा, है ना। 10 डाल दिया तो 10 का एरिया मतलब और एरिया बढ़ जाएगा। 15 डाल दिया और एरिया, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो एरिया कवर को ये दिखाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टूर, इसको अनचेक कर देते हैं, अगर लगाना है लगा सकते हो, अदरवाइज अगर आपका दिख रहा है कि इमेज ऐसे विजिबल है, ओके है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टूर। देखो गाइस, कॉन्टूर क्या होता है, ये बताता है कॉन्टूर और कार्टून रेंडरिंग। देखो, ये बताता है कि आप किस लोकेशन में और किस टाइप का इमेज जनरेट करना चाहते हो। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक कार्टून वाला है। तो कार्टून वाले के अंदर क्या होगा ना कि इमेज जो होगा आपका थोड़ा सा ना अनरियलिस्टिक व्यू में आएगा, जैसे कार्टून वगैरह दिखेगा कि लाइन वगैरह स्केचिंग की गई है, उसके ऊपर लाइन वगैरह क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे लाइन की थिकनेस दिखेगी, जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ेगी, थोड़ा सा कार्टून टाइप का दिखेगा, स्केचिंग टाइप का दिखेगा, है ना, अनरियलिस्टिक होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका कुछ ऐसा इमेज बनाया है जो जैसे मोस्टली ये जैसे टॉय वगैरह हम क्रिएट करते हैं ना, जैसे टॉय हो गया, या फिर बहुत ही ग्राफिकली केवल दिखाना है उसको, अनरियलिस्टिक व्यू दिखाना है, तो उस केसेस में कॉन्टूर और कार्टून रेंडरिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ में दिखेगा, ये हमारे एजेस व्यू में दिखेगा। ठीक है, और ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये आपका ये वायर फ्रेम व्यू में दिखेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कॉन्टूर। कॉन्टूर जो है एक एरिया होता है, इस पूरे एरिया में ना इस तरीके का ये, जैसे एक इस तरीके का दिखेगा हमारा और एक इस तरीके का करेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो डार्क एजेस होते हैं यानी थिक एजेस होते हैं उनको ये हाइड कर देता है कॉन्टूर। ठीक है, इनके देखो एजेस, कहीं पे भी आपको एजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एजेस बिल्कुल ही नहीं दिखेगा कहीं पे भी। तो उस केसेस में अगर आपको दिखाना है बिना एजेस का, तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अनचेक कर देंगे अगर नहीं चाहिए तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैंने अनचेक किया। ठीक है, देन इसके बाद से आता है नेटवर्क रेंडरिंग। क्या है नेटवर्क रेंडरिंग? देखो क्या होता है, बेसिकली आप ये जो होता है ये आपके साथ कोई क्लाइंट इन्वॉल्व है इस ड्राइंग में। ठीक है, ये बेसिकली क्लाउड से रिलेटेड है। अगर आपके साथ कोई क्लाइंट इन्वॉल्व है इस ड्राइंग में और उसके सिस्टम को देखना है कि उसका सिस्टम आपके जो ड्राइंग बनाया है कितना लोड वो ले सकता है आपका सिस्टम, उस क्लाइंट का सिस्टम, तो यहाँ पे हम ये वर्कलोड दिखा सकते हैं 2%, 200%, 300%, 50%। जैसे मान लो कि 50% है तो आपकी ड्राइंग का जो उसका सिस्टम है वो 50% ही लोड ले पाएगा क्लाइंट का सिस्टम। 200% का मतलब कि इससे 200 गुना ज़्यादा, यानी जस्ट इसके डबल, सॉरी डबल डेटा वो कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, जितना ये रेंडरिंग में ले रहा है टाइम और डेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लाउड से रिलेटेड है हमारा, तो इसको अनचेक कर देंगे अगर आपके साथ कोई क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है इस ड्राइंग में। तो देखो, तो ये सारे ऑप्शंस हम सेट करने के बाद से क्या करते हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फाइनल रेंडर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से रेंडरिंग वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। देखो, रेंडरिंग होने में काफ़ी टाइम लेता है, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन आपने सेलेक्ट किया है, जो जो सेटिंग्स आपने सेलेक्ट किए तो उसके हिसाब से ये टाइम लेता है। ठीक है, और इस काम को करने में कई बार
3-4 घंटे भी लग जाते हैं, जिससे डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसके लिए जैसे आप बड़े बड़े ऑटोमोबाइल के इक्विपमेंट्स आप रेंडर करना चाहते हैं, या कार, बाइक, या कोई ऐसा बड़ा मशीनरी आप रेंडर करना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी डिटेल रेंडरिंग और एक एक पिक्सल जनरेट करना पड़ता है सॉलिड वर्क को, जिससे क्या होता है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो जाता है और सारा का सारा रैम की मेमोरी जो है इस रेंडरिंग में चली जाती है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। जैसे कि इस केस में रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ये प्रीव्यू वाला विंडो है, और ये जो विंडो है आपका ये डिटेल रेंडरिंग का विंडो है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेंडरिंग होना स्टार्ट होगा। देखो मैं इस वीडियो को अभी पॉज कर दूंगा और थोड़ा सा वेट करके मैं इसका फाइनल रेंडर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों रेंडर होने के बाद से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा, ठीक है। ये इमेज जनरेट हो गया हमारा, देखो आप, ठीक है। काफ़ी डिटेल में इसने डिटेलिंग करके दिखाई है, और इस इमेज को हम लोग सेव कर देंगे यहाँ से। तो हमारा कुछ इमेज जो है इमेज का एक्चुअल फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। जस्ट अ मिनट। ये कुछ इस तरीके से हमारा इमेज जनरेट हो गया। काफ़ी डिटेल में इसने किया है, इमेज जनरेट किया है काफ़ी डिटेल में इसने। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रास वाला जो यहाँ पे कैप लगाया था उसका भी डिटेलिंग यहाँ पे दिया, और क्रोम की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की है इसने। और इसके ऊपर टायर के ऊपर जो हमने टेक्सचर दिया तो वो भी काफ़ी अच्छा डिटेल में किया है इसने। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इमेज जनरेट कर सकते हो दोस्तों। तो होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला हो, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो कि किस तरीके से हम लोग इमेज जनरेट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के साथ आप जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।